हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 28 का पार्ट 2 करेंगे। ये चैप्टर फ्रेंड्स आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बारे में है और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए डिफरेंट टाइप के जो लिक्विडिटी रिस्क होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जो लिक्विडिटी रिस्क होता है फ्रेंड्स वो दो सोर्स से जनरेट हो सकता है। एक तो वो इंटरनली जनरेट हो सकता है एक्सपोजर, है ना। लिक्विडिटी एक्सपोजर कैन स्टेम, मतलब लिक्विडिटी एक्सपोजर जो है इंटरनली भी जनरेट हो सकता है या एक्सटर्नल फैक्टर्स भी जो है लिक्विडिटी रिस्क को अराइज कर सकते हैं। अगर जो इंटरनल लिक्विडिटी रिस्क होता है वो नॉर्मली किससे रिलेटेड होता है, जो इंस्टीट्यूशन है वो वेरियस जो उसकी मार्केट है उसके बारे में बैंक का परसेप्शन क्या है, क्या सोचता है बैंक डिफरेंट मार्केट के बारे में, उसी से होता है इंटरनल लिक्विडिटी रिस्क अराइज। ठीक है, लोकल मार्केट कैसी चल रही है, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट कैसी है, अभी कैसी रहेगी, मतलब पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव रहेगी, फ्लक्चुएशन रहेगा, इन सब के बारे में जो परसेप्शन होता है फ्रेंड्स उसी से इंटरनल लिक्विडिटी रिस्क जो है अराइज होता है। और जो आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी रिस्क होता है फ्रेंड्स वो जनरेट होता है किससे, वो नॉर्मली जियोग्राफिक स्पेसिफिक होता है, सिस्टमिक रिस्क हो सकता है या इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक हो सकता है। तो अगर इंटरनल लिक्विडिटी रिस्क की बात की जाए कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो फ्रेंड्स बैंक का परसेप्शन क्या है डिफरेंट मार्केट के बारे में, उससे ओरिजिनेट होता है इंटरनल लिक्विडिटी रिस्क। लोकल मार्केट, नेशनल, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में परसेप्शन कैसा है। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी रिस्क डिपेंड करता है जियोग्राफी पर। जियोग्राफिकल मान लीजिए जो भी देश है वहाँ पर पॉलिटिकली कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कूप हो जाती है, तख्ता पलट वगैरह हो जाता है, या फिर सरकार के ऐसा एजेंडा आ जाता है जो कि लिक्विडिटी क्रंच कर देता है। तो ये सारे जियोग्राफिकल फैक्टर हो जाएंगे। सिस्टमिक रिस्क का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका जब एक बैंक के फेल होने से दूसरा बैंक और दूसरे बैंक के फेल होने से तीसरा बैंक और इस तरीके सारे बैंक जब क्रैश करने लगे, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम क्रैश करने लगे, तो फ्रेंड्स वो आपका सिस्टमिक रिस्क होता है। या कोई इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक रिस्क भी हो सकता है, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड हो गया या सीपी हो गया आपका, है ना। सीपी आपका जैसे कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। तो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक भी लिक्विडिटी रिस्क अराइज हो सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसके अलावा जो लिक्विडिटी रिस्क होता है फ्रेंड्स वो तीन टाइप का होता है, फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क और कॉल रिस्क। फंडिंग रिस्क तब होता है कस्टमर आपके पास विड्रॉल करने आ रहा है और आपके पास फंड नहीं है, फंडिंग रिस्क हो गया। टाइम रिस्क तब होगा जब आपको जो पैसा मिलना है वो टाइम से नहीं मिल रहा है, रिकवरी नहीं हो पा रही है, खाते में ईएमआई नहीं आ पा रही है, टाइम रिस्क है। कॉल रिस्क फ्रेंड्स तब अराइज होता है जब आपका जो कंटिजेंट लाइबिलिटी यानी बैंक गारंटी वगैरह होती हैं, ये जब जो है कंटिजेंट लाइबिलिटी इन्वोक हो जाती हैं, तो उस केस में कॉल रिस्क अराइज होता है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई कि जो आपका लिक्विडिटी रिस्क होता है फ्रेंड्स, या लिक्विडिटी एक्सपोजर, लिक्विडिटी रिस्क होता है, वो इंटरनली भी ओरिजिनेट हो सकता है, एक्सटर्नली भी ओरिजिनेट हो सकता है। एक्सटर्नली कैसे ओरिजिनेट होता है फ्रेंड्स, जियोग्राफिकल रीजन की वजह से, सिस्टमिक रीजन की वजह से, या किसी इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक में जो है लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है। इंटरनल लिक्विडिटी रिस्क जो है रिलेट किससे करता है कि इंस्टीट्यूशन का जो है, जो इंस्टीट्यूट है वो वेरियस मार्केट के बारे में क्या परसेप्शन रखता है, लोकल मार्केट के बारे में, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट के बारे में क्या परसेप्शन रखता है, उससे उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद में लिक्विडिटी रिस्क फ्रेंड्स आपके तीन टाइप के होते हैं, फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क और कॉल रिस्क। मैंने आपको बताया फंडिंग रिस्क तब होता है जब कस्टमर पैसे, एफडी जो है 2 करोड़ या 10 करोड़ की एफडी है, वो पैसा लेने आ रहा है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप फंडिंग रिस्क फेस कर रहे हैं। टाइम रिस्क तब होता है जब आपको कोई ईएमआई आनी है कस्टमर की, वो ईएमआई नहीं आ पा रही है, आप रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टाइम रिस्क हो गया। कॉल रिस्क तब होता है फ्रेंड जो आपका कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है, अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो उस केस में कॉल रिस्क अराइज होता है। इसके बारे में हम इन तीनों रिस्क के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहला था फ्रेंड्स फंडिंग रिस्क, तो नीड टू रिप्लेस नेट कैश आउटफ्लो ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो कैश का आउटफ्लो है फ्रेंड्स वो अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल की वजह से, यानी उम्मीद नहीं थी विड्रॉल की लेकिन फिर भी हो रहा है, जैसे प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट हो गया या नॉन रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट हो गया, चाहे वो होलसेल हो या रिटेल हो, तो इस वजह से जो रिस्क अराइज होता है फ्रेंड्स वो फंडिंग रिस्क होता है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर फंड का आउटफ्लो हो रहा है, कैश आपका आपके पास से जा रहा है। ओके, क्यों जा रहा है,
मतलब जाता तो है ही, देखिए कस्टमर आता है अपनी एफडी लेकर के जाता है, जब उसकी एफडी मैच्योर होती है तो लेकर के जाता है, लेकिन कई बार हम इस उम्मीद में रहते हैं कि हो सकता है कस्टमर रिन्यूअल करवा ले। आप इस उम्मीद में थे कि रिन्यूअल करवाएगा, लेकिन उसने रिन्यूअल नहीं करवाया, या कई बार 2 साल के लिए कस्टमर ने एफडी की थी, 1 साल बाद उसने उसे ब्रेक करवा लिया, है ना, एफडी तोड़वा ली अपनी, तो प्री मैच्योर क्लोजर हो गया डिपॉजिट का, एफडी जो है पहले क्लोज हो गई, या रिन्यूअल ही नहीं करवाया, चाहे वो होलसेल एफडी हो चाहे रिटेल की एफडी हो, अगर उसको उसने मतलब बीच में ब्रेक करवा देगा तो क्या होगा, अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल हो जाएगा कैश का, जो भी आप उम्मीद कर रहे थे उससे पहले ही जो है विड्रॉल हो गया, जिसकी वजह से कैश आउटफ्लो हो गया, और इस वजह से जो रिस्क अराइज होता है फ्रेंड्स उसे फंडिंग रिस्क कहते हैं। अब ये रिस्क ज़्यादातर अराइज किन कारणों से होता है, अराइज ड्यू टू, ये फंडिंग रिस्क होता है फ्रॉड काजिंग सब्सटेंशियल लॉस, मतलब अगर आपके बैंक में फ्रॉड हो जाए तो उस केस में भी आपका फंडिंग रिस्क अराइज होता है। दूसरा सिस्टमिक रिस्क हो गया, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, लायबिलिटी इन फॉरेन करेंसी हो गया, ये सभी चारों कारण हैं जिनकी वजह से आपको फंडिंग रिस्क फेस करना पड़ता है। देखिए अगर बैंक में फ्रॉड हो गया तो कस्टमर के दिमाग में एक गलत इमेज बन जाती है बैंक की, ओके, और गलत इमेज बन जाती है तो हर एक कस्टमर का डाउट हो जाता है, अपना बैंक से पैसा निकालने पर उतारू हो जाता है एक कस्टमर दूसरे को, और इस तरीके से पता चलता है कि सभी के सभी कस्टमर जो है पैसा टाइम से पहले निकालना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर है कि फ्रॉड हो गया है बैंक में, क्या पता हमारा पैसा ही न लौटे, इस वजह से भी फंडिंग रिस्क हुआ। सिस्टमिक रिस्क मैंने बताया, ए बैंक ने बी बैंक से लोन लिया है, बी बैंक ने सी बैंक से लोन लिया हुआ है, अब ए बैंक ने चुकाया नहीं बी को, तो बदले में बी नहीं चुका पाया सी को, इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम ही, जब बैंकिंग सिस्टम ही क्रैश करने लगे तो वो भी जो है आपका सिस्टमिक रिस्क होता है फ्रेंड्स, ओके। तीसरा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे कि फ्रॉड हुआ तो कस्टमर के पास में लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, उसको बैंक के ऊपर से विश्वास उठ गया, पता नहीं बैंक मेरा पैसा वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके अलावा लायबिलिटीज इन फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा में जो लायबिलिटी होती हैं वो भी नुकसान पहुंचाती हैं। क्यों नुकसान पहुंचाती हैं? क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं फ्रेंड्स उनको हमारे ऊपर डाउट रहता है, मतलब उनको क्या र्यूमर है और क्या रियलिटी है इसके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अगर कुछ भी बैंक में अप्स एंड डाउन्स हुआ, फ्रॉड हुआ, कुछ हुआ, तो वो तुरंत ही अपनी फॉरेन करेंसी का जो भी लायबिलिटी होगी उसको जो है तुरंत ही डिमांड करेंगे कि हमारी एफडी ब्रेक कर दीजिए, जो भी पैसा उसे वापस लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गया फ्रेंड्स फंडिंग रिस्क, क्लियर हो गई बात। फंडिंग रिस्क में क्या होता है, पैसे का आउटफ्लो होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर पैसे का आउटफ्लो होता है, और किस वजह से हो रहा है, प्री मेच्योर विड्रॉल हो गया एफडी का, या रिन्यूअल ही नहीं हुआ एफडी का, उस केस में ये अराइज होता है। और ये मेन कारण क्या है इसके, फ्रॉड हो गया बैंक में तब भी, सिस्टमिक रिस्क की वजह से हो जाता है, कॉन्फिडेंस का लॉस हो गया, कस्टमर का बैंक के ऊपर से विश्वास उठ गया, या फॉरेन करेंसी में जो जिम्मेदारी होती है, लायबिलिटी होती है, वो भी जो है इसके लिए जिम्मेदार होती है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद में हम देखेंगे फ्रेंड्स टाइम रिस्क क्या होता है, नीड टू कंपनसेट फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ फंड, ठीक है। तो ये तब अराइज होता है फ्रेंड्स जब आपको उम्मीद थी इनफ्लो ऑफ फंड की, आपको पता था कि फंड आना है, एक्सपेक्टेड फंड आना चाहिए था, पर नॉन रिसिट हो गई, उसका वो पैसा आया नहीं, आपको पैसा मिला ही नहीं जिसकी आप उम्मीद किए हुए बैठे थे, जैसे ईएमआई नहीं आई, या कोई एफडी मतलब एफडी आनी थी, रिकवरी होनी थी, वो चीज़ें आप नहीं कर पाए, तो उस केस में ये टाइम रिस्क अराइज होता है फ्रेंड्स, ओके। तो ये बात बहुत क्लियर याद रखिएगा कि टाइम रिस्क कब होता है, जब आपको जो इनफ्लो की उम्मीद थी वो हुआ नहीं, इनफ्लो फंड आना था लेकिन आया नहीं। और अगर अभी जो हमने उसके पहले देखा था फ्रेंड्स जो है फंड रिस्क, उसमें क्या हो रहा था, फंड का आउटफ्लो ज़्यादा हो जा रहा था, वहाँ आउटफ्लो की वजह से हो रहा था, यहाँ फंड का इनफ्लो नहीं हो रहा है, इस वजह से ये अराइज हो रहा है। किन किन कारणों से होता है फ्रेंड्स ये टाइम रिस्क, सेवर डिटेरिएशन इन एसेट क्वालिटी, जो भी लोन हमने दिया है उसमें उसकी क्वालिटी डाउनग्रेड हो गई है, ख़राब हो गई है, मतलब हमने लोन जब दिया था वो लोन अच्छा था, हमने बी प्लस वाली कंपनी को बी प्लस रेटिंग वाली कंपनी को लोन दिया था, लेकिन अभी धीरे धीरे कंपनी की स्थिति ख़राब हुई और वो डी रेटिंग में आ गई है, तो धीरे धीरे हमारा जो है एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो गई, ख़राब हो गई, जिसकी वजह से अब ये अगर स्थिति ख़राब होगी तो ये पैसा नहीं वापस कर पाएगा, क्योंकि भाई उसकी रेटिंग ख़राब हो रही है, इसका मतलब लोगों का विश्वास उठेगा उससे, और उसके बाद में उसकी कमाई भी घट रही है, तो ऐसे में वो अपना पैसा वापस नहीं कर पाते हैं। दूसरा, स्टैंडर्ड एसेट टर्निंग इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आर द बारोअर डिफॉल्टिंग टू रीपे एज पर द टर्म ऑफ रीपेंट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो स्टैंडर्ड एसेट होते हैं फ्रेंड्स वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में एनपीए में बदल जाते हैं, ओके। जो आपका स्टैंडर्ड एसेट था वो एनपीए में बदल गया, अब आपको पैसा मिलना चाहिए था, अगर एनपीए ना हुआ होता तो आपको ईएमआई मिलती रहती है, अब वो ईएमआई डूबने लगी है, या बारोअर डिफॉल्ट कर रहे हैं रीपे एज पर द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, बारोअर जो है मतलब पैसा समय से पे नहीं कर पा रहे हैं, किस्तें वापस नहीं मिल रही हैं। या तीसरा, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम इन रिकवरी, आप जो रिकवरी करना चाहते थे पैसे की वो रिकवरी नहीं हो पा रही, कुछ टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है, तो इन सभी वजहों से फ्रेंड्स टाइम रिस्क अराइज होता
है। क्लियर हो गया। टाइम रिस्क कब होता है फ्रेंड्स? जब हमारे फंड का जो एक्सपेक्टेड इनफ्लो था वो ना हो, हमें रिसिप्ट ना हो पाए, रिसिप्ट ना मिले, पैसा ना मिल पाए, इनफ्लो ना हो पाए फंड का, तो उस केस में टाइम रिस्क होता है। ये 2-3 कारणों से होता है। हमारी जो एसेट की क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो गई है, ख़राब हो गई है। जो हमारा एसेट है वो एनपीए में बदल जा रहा है, जो हमारे लोन है वो एनपीए में बदल जा रहे हैं, या बारोअर जो है डिफ़ॉल्ट कर जा रहे हैं, पैसा अपना ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, या हम रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से। तो इन सभी कारणों से फ्रेंड्स आपका टाइम रिस्क अराइज होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स तीसरा टाइप था कॉल रिस्क। क्या होता है कॉल रिस्क? क्या होता है फ्रेंड्स? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी एंड इनएबिलिटी टू अंडरटेक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी व्हेन डिजायरेबल। तो जो कंटिजेंट लायबिलिटी है उसका क्रिस्टलाइजेशन हो गया है फ्रेंड्स, यानी वो जैसे बैंक गारंटी ली हुई थी, बैंक ने गारंटी ली हुई थी 2000 करोड़ रुपए की, तो बैंक अगर गारंटी देता है फ्रेंड तो उस केस में 2000 करोड़ रुपए नहीं देता है कस्टमर को। 2000 करोड़ रुपए उसे तभी देने पड़ते हैं जब वो कस्टमर जिसने बैंक गारंटी दी थी, बैंक गारंटी जो है दिलवाई थी बैंक से, अगर वो फेल कर जाता है तो उस केस में फिर बैंक का रोल आता है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि जैसे ए कोई कस्टमर है, उसको बी को पैसे देने हैं मान लीजिए, ठीक है। ए ने क्या कहा, बैंक में आया और उससे गारंटी दिलवा दी कि 2000 करोड़ रुपए की आप गारंटी दे दीजिए। बैंक ने बी को गारंटी दे दी कि हाँ अगर ए पैसे नहीं देता है तो मैं आपको, बैंक जो है आपको 2000 करोड़ रुपए देगा। अब मान लीजिए ये कंटिजेंट लायबिलिटी कहलाती है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी 2000 करोड़ रुपए कहीं गए नहीं हैं, केवल कागजों में ये बात लिखी पढ़ी गई है कि हम आपको 2000 करोड़ रुपए देंगे अगर ए नहीं देता है तो इसीलिए इसे कंटिजेंट कहते हैं, क्योंकि ये आकस्मिक जो है लायबिलिटी बन जाती है। मतलब अभी अभी जिम्मेदारी नहीं है बैंक की, लेकिन अगर ये ए नहीं दे पाएगा तो तुरंत ही ये लायबिलिटी में बदल जाता है, जिम्मेदारी में बदल जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो अगर बैंक मतलब ये कंटिजेंट लायबिलिटी का क्रिस्टलाइजेशन होने का मतलब हुआ कि अब ए ने पैसा देने से मना कर दिया या नहीं दे पा रहा है, अब बैंक को 2000 करोड़ रुपए बी को देने हैं, तो ये होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी। तो अगर ऐसा हो रहा है कि कंटिजेंट लायबिलिटी हमें पे करनी पड़ रही है, या हम जब भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, प्रॉफिट कमाने का चांस है, लेकिन हम जो है कमा नहीं पा रहे हैं, हमारी इनएबिलिटी है, हमारी गलती है या कुछ भी है, ओके, जिस वजह से हम प्रॉफिट ले नहीं पा रहे जब हमें मौका मिल रहा है, तो उसके इस इन चीज़ों को जो है हम कॉल रिस्क में रखते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो कॉल रिस्क जो है क्या होता है, जब कंटिजेंट लायबिलिटी जो है पेबल हो जाए या क्रिस्टलाइजेशन हो जाए उसका, या जो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब हमें मिले तो हम उसे जो है डिजायरेबल लेवल पर उसे अपनी इनेबिलिटी दिखाएं, मतलब कि हम जो है उसको कैश ना करवा पाए। मतलब कहने का जब हमें प्रॉफिट होना है लेकिन हम ले नहीं पा रहे हैं उस प्रॉफिट को। 60 रुपये का शेयर है और आपको पता है कि ये 100 रुपये का जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ही किसी भी वजह से आपने नहीं खरीदा और बाद में पता चला ये 100 रुपये की जगह 120 तक गया, तो एक तरीके से आपकी इनेबिलिटी हो गई। बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी आपके पास में, आप चाहते तो प्रॉफिट कमा सकते थे पर आपने कमाया नहीं, तो वो कॉल रिस्क में आता है फ्रेंड्स। इसमें इसका मेजर रीजन क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, कन्वर्जन ऑफ नॉन फंड बेस्ड लिमिट इनटू फंड बेस्ड, ठीक है। तो इसमें ये होता है जब नॉन फंड बेस्ड लिमिट जो होती है फ्रेंड्स वो फंड में बदल जाए। जैसे बैंक गारंटी हो गई फ्रेंड्स, उसमें नॉन फंड है, मैंने कहा नहीं 2000 करोड़ रुपए सिर्फ कागजों में लिखा पढ़ा गया है, किसी को दिया नहीं जाता है, तो नॉन फंड बेस्ड लिमिट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, फंड में, यानी अब 2000 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। तो ये कॉल रिस्क इसकी वजह से होता है। स्वैप और ऑप्शन में भी जो है फ्रेंड्स आपका कॉल रिस्क जो है एराइज होता है, ठीक है। स्वैप और ऑप्शन में कैसे होगा, ये वाला, जब हमारे पास प्रॉफिटेबल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी थी हम उसे कैश नहीं करवा पाए, हमारी इनेबिलिटी थी जिसकी वजह से हम अच्छा बिजनेस का मतलब प्रॉफिट कमाने का मौका था पर हमने गंवा दिया, वो किस में होगा, स्वैप और ऑप्शंस के केस में होता है फ्रेंड्स। ओके, ये स्वैप और ऑप्शन में मॉड्यूल सी में पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, जब आपने ट्रेजरी मैनेजमेंट या ट्रेजरी के बारे में पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गए फ्रेंड्स 3 टाइप के यहाँ पर रिस्क हो गए। उसके बाद में कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। मैनी टाइम्स मोर देन वन फैक्टर मैनिफेस्ट एंड मेक द लिक्विडिटी सिचुएशन वर्स। मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब लिक्विडिटी रिस्क जो है उसमें टाइम रिस्क या कॉल रिस्क अलग अलग हो, कई बार कई सारे फैक्टर एक साथ मिल करके भी लिक्विडिटी की सिचुएशन को खराब कर देते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर कोई बड़ा फ्रॉड किसी बैंक में हो जाता है तो वो क्या करता है, बैंक की पोजीशन एकदम टाइट कर देता है, मतलब वहाँ पर लिक्विडिटी का क्रंच मच जाता है, क्योंकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है वो खो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले पंजाब नेशनल बैंक में जब ये नीरव मोदी वाला केस हुआ था, तो उस केस में मेरे ख्याल से 10,000 करोड़ या 6,000 करोड़ जो भी रहा हो, उतने पैसे का जब ये फ्रॉड सामने निकल करके आया था फ्रेंड, तो ये स्थिति हुई कि सभी मतलब सबका एक बार जो है मतलब डाउट कस्टमर्स को हो गया कि पता नहीं मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। उसकी वजह से वो क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं और अपना पैसा विड्रॉ करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ एक चीज़ दूसरी चीज़ को लीड करती है, मतलब एक बड़े अमाउंट का फ्रॉड हुआ, कस्टमर का जो है कॉन्फिडेंस खोया और वो जो है बैंक के पास पैसा मांगने चले आए। इन एडिशन टू रन, मतलब बैंक के पास पैसा मांगने के अलावा देयर मे बी इंटर बैंक डीलिंग,
एंड इन टर्न अदर बैंक में बी अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस। अब होगा क्या कि जैसे अगर मान लीजिए कस्टमर तो अपना पैसा विड्रॉल करने पीएनबी में आया ही आया, उसके अलावा हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या केनरा बैंक या किसी और बैंक से भी पैसे उधार ले रखे हों। अब क्या होगा, पंजाब नेशनल बैंक मान लीजिए फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे इनेबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर वो इनेबिलिटी दिखाए कि हम पैसा नहीं एसबीआई का वापस कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है एसबीआई ने केनरा बैंक से उधार ले रखा हो, फिर एसबीआई मना कर देगा केनरा बैंक को कि हम आपका पैसा नहीं वापस कर पाएँगे। तो ये एक तरीके से देखिए सिस्टमिक रिस्क की तरफ जा रहे हैं हम, पूरे बैंकिंग सिस्टम के कोलैप्स की यहाँ पर सिचुएशन बनने लगती है केवल एक छोटी-सी इवेंट से, छोटी-सी इवेंट या बड़ी-सी इवेंट से, कि बड़े अमाउंट का जो फ्रॉड हो गया फ्रेंड्स, ओके। तो इन एडिशन टू रन देयर में बी इंटरबैंक डीलिंग, तो इंटरबैंक डीलिंग भी होगी, एक बैंक ने दूसरे बैंक से उधार ले रखा होगा, जिसकी वजह से दूसरे बैंक भी प्रभावित होते हैं। इफ अ बैंक फेल्स टू ऑनर इट्स कमिटमेंट, अगर एक बैंक अपना कमिटमेंट ऑनर नहीं कर पाता है, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया, मान लीजिए ए बैंक ने बी बैंक से लोन लिया, बी बैंक ने सी बैंक से लोन लिया है, सी ने डी से बैंक लोन लिया हुआ है। अब मान लीजिए ए जो है बी का पैसा नहीं वापस कर पाता है, तो बदले में क्या होगा, बी जो है सी को पैसा वापस नहीं कर पाएगा, सी डी को पैसा नहीं वापस कर पाएगा। इस तरीके से सारे बैंक एक दूसरे पर डिपेंड होकर के प्रॉब्लम में आ जाते हैं फ्रेंड्स, ओके। इफ ए बैंक फेल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट टू द मार्केट पार्टिसिपेंट, इट कैन कॉज द अदर पार्टिसिपेंट नॉट ऑनरिंग इट्स कमिटमेंट बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड इनफ्लो फ्रॉम फंड फ्रॉम द फेल्ड पार्टिसिपेंट, ओके। तो मतलब कहने का ए बैंक ने पैसा बी का वापस नहीं किया, इस वजह से जो है बी सी के साथ जो कमिटमेंट किया था वो उसको भी नहीं कर पाया, क्योंकि बी इस उम्मीद में था कि हमें ए से जो है फंड का इनफ्लो होगा फ्रेंड्स, ओके। अब सम टाइम फॉरेन करेंसी, अब इसके अलावा फॉरेन करेंसी भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है फ्रेंड्स। फॉरेन करेंसी कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि लिक्विडिटी रियल स्ट्रेंथ ऑफ द बैंक मे नॉट बी नोन टू फॉरेन क्रेडिटर। होता क्या है कि फॉरेन क्रेडिटर को जो बैंक है उसकी असली हैसियत का या असली पोजीशन का आइडिया नहीं होता है, ओके। तो होता क्या है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको र्यूमर और रियलिटी के बीच में डिस्टिंग्विश करने में, डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होने लगती है। मतलब जैसे कोई एक बैंक में फ्रॉड हुआ, उसकी वजह से अगर उन्होंने न्यूज़ पढ़ी और वो न्यूज़ पढ़ करके अब ये र्यूमर है या रियलिटी है, उस चीज़ के बारे में उतना अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, और उस केस में अपना पैसा तुरंत खींचने की कोशिश करते हैं, तुरंत ही विथड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ए बैंक में नॉट बी एबल टू मोबिलाइज डोमेस्टिक फंड टू मीट फॉरेन करेंसी लायबिलिटी। अब उस केस में क्या होगा कि बैंक को अब पैसा चाहिए, सारे फॉरेन इन्वेस्टर अगर जो है पैसा मांगने लगेंगे, अपना पैसा निकालने लगेंगे, तो बैंक के पास में डोमेस्टिक फंड होने चाहिए, ताकि वो फॉरेन करेंसी की जो लायबिलिटी है, जो एफडीआं है, जो पैसा है उनका, उसे वापस कर सकें फ्रेंड्स, ओके। तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है फ्रेंड्स, ओके। तो ये बात हमें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। 3 तरीके के रिस्क हमने देखे, फिर हमने ये भी देखा कि केवल एक ही फैक्टर जिम्मेदार नहीं है लिक्विडिटी सिचुएशन को खराब करने के लिए। जैसे एक बैंक में अगर बड़ा फ्रॉड हो जाता है, बैंक का बड़ा फ्रॉड हो जाता है, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस खो जाता है, जिसकी वजह से वो बैंक से पैसा निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और इसके अलावा बैंक से पैसा कस्टमर तो निकालता ही निकालता है, इसके अलावा हमारा हो सकता है एक बैंक ने दूसरे बैंक से भी लोन ले रखा है, उधारी ले रखी है, और वो उसको चुका नहीं पा रहा है। अगर नहीं चुका पा रहा है, तो इससे क्या होता है कि एक बैंक ने अपना अपना कमिटमेंट नहीं पूरा किया, बदले में दूसरे बैंक ने, जिसने उम्मीद की थी कि हमें पैसा मिलेगा तो हम आगे दे देंगे, उसने भी कमिटमेंट नहीं पूरा किया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स होने की तरफ बढ़ जाता है। तो लिक्विडिटी रिस्क इतना इंपॉर्टेंट होता है, लिक्विडिटी अगर नहीं होगी तो दिक्कत होगी। इसके अलावा जो फॉरेन करेंसीज़ होती हैं, वो भी लिक्विडिटी रिस्क को बढ़ावा देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि फॉरेन जो क्रेडिटर होते हैं फ्रेंड्स, उनको जो है एक्चुअल में बैंक की स्ट्रेंथ का आइडिया नहीं होता है। साथ ही साथ वो र्यूमर में और रियलिटी में जो है फ़र्क डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो जैसे ही किसी बैंक में कोई डाउट होता है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो सबसे पहले वो अपना पैसा विथड्रॉल करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो कोशिश करेंगे पैसा विथड्रॉल करने की, तो उस केस में बैंक के पास लिक्विडिटी या डोमेस्टिक फंड या लिक्विडिटी होनी चाहिए। कैश होगा तभी आप उसको पेमेंट कर पाएँगे, अदरवाइज़ फॉरेन करेंसी की जो लायबिलिटी है आप उसको चुका नहीं पाएँगे फ्रेंड्स, ओके। तो ये बात यहाँ तक हमें क्लियर हो जाती है। अब अगला टॉपिक उठाएँगे फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि मेजरिंग और मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क जो है कैसे किया जाता है, कैसे लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज किया जाता है और मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर बातें ही करेंगे फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पर हम ज़्यादातर बातें ही करेंगे। अभी देखते हैं, मतलब कहने का मेरा जो कहने का है कि कंक्रीट बातें बहुत कम हैं, केवल बातें ही हो रही कि हाँ, हम ऐसे मैनेज कर लेंगे, वैसे मैनेज कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, काइंड ऑफ दैट। तो मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी आर द मोस्ट वाइटल एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो किसी भी बैंक के लिए लिक्विडिटी का मतलब लिक्विडिटी को मेजर करना, मैनेज करना एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। बाई एश्योरिंग अ बैंक्स एबिलिटी टू मीट्स इट लायबिलिटी एज दे बिकम ड्यू, लिक्विडिटी मैनेजमेंट कैन रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडवर्स सिचुएशन डेवलपिंग। तो अगर कोई भी बैंक जो है
आप अपनी एबिलिटी से ये एश्योर कर दे कि जो भी उसकी लायबिलिटीज़ हैं उनको वो जो है जब भी ड्यू होंगी वो पेमेंट कर पाएगा, लिक्विडिटी उसके पास रहेगी। तो उस केस में क्या होता है कि लिक्विडिटी अगर अच्छे से आपने मैनेज कर रखी है तो ये इस जो एडवर्स सिचुएशन डेवलप होने की कंडीशन थी उसकी प्रोबेबिलिटी को कम कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी बैंक को 2000 करोड़ रुपए या 3000 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी है एक पर्टिकुलर डेट पे, अगर उसके पास में कैश नहीं है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, या तो वो अपना फायर सेल करेगा, मतलब सस्ते में अपने एसेट को बेचेगा, या फिर जो है वो दूसरे बैंक से उधार लेगा। अगर दूसरे बैंक से उधार लेगा, अगर लिक्विडिटी पर्याप्त नहीं रहेगी तो उसको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। ज़्यादा पेमेंट डिफ़ॉल्ट प्रीमियम की बात हमने की थी, तो ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये एडवर्स सिचुएशन होती है जो कि डेवलप हो जाती है अगर बैंक जो है लिक्विडिटी को अच्छे से मैनेज नहीं करता है। इवन इन केस वेयर क्राइसिस डेवलप बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम एल्सवेयर एट बैंक सच एज severe deterioration of asset quality and uncovering of fraud, where the crisis reflect a generalized loss of confidence in financial institution. The time available to bank to address the problem will be determined by its liquidity। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जरूरी नहीं कि अगर जो है मतलब बैंक ही पूरी तरह से जिम्मेदार हो, इसके अलावा भी और सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से क्राइसिस डेवलप हो जाती है। जैसे जो उसकी एसेट की क्वालिटी है उसमें डिटोरिएशन हो गया, या किसी फ्रॉड का पता चल गया। बैंक उसके लिए लायबल नहीं है, फ्रॉड हो गया है, मतलब फ्रॉड हो गया, बैंक नहीं चाहता कि फ्रॉड हो, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई किसी फ्रॉड का अगर पता चलता है तो उससे क्या होता है, तुरंत ही क्राइसिस मच जाती है। और क्राइसिस में जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर हैं, कॉन्फिडेंस जो है लोगों का घटने लगता है। और इस केस में जो है मतलब बैंक को अपनी अगर लिक्विडिटी अवेलेबल होगी तो ही वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो द इंडीड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी ट्रांसेंड द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन सिंस अ लिक्विडिटी शॉर्टफॉल एट अ सिंगल इंस्टीट्यूशन कैन हैव सिस्टम वाइज रिपरकशन। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि लिक्विडिटी का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वैसे तो हम देखें तो एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के लिए ही बहुत ज़रूरी है कि वो लिक्विडिटी को मैनेज करके रखे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक बैंक के लिक्विडिटी में अगर शॉर्टफॉल होता है तो एक बैंक में अगर लिक्विडिटी का शॉर्टफॉल होगा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम वाइड पूरे के पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को ही जो है उसका असर झेलना पड़ सकता है फ्रेंड्स। ओके, इसीलिए फॉर दिस रीजन, इस वजह से द एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी रिक्वायर्स बैंक मैनेजमेंट टू measure not only the liquidity position of bank on ongoing basis but also to examine how funding requirements are likely to evolve under crisis situation। तो इस वजह से क्या है कि बैंक को सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमारी लिक्विडिटी की पोजीशन सही बनी रहे ऑनगोइंग बेसिस पर, हम उसको मैनेज करें, उसको मेजर करते रहें, बल्कि ये भी देखना होगा कि अगर मान लो क्राइसिस की सिनेरियो आता है तो उस केस में हम फंडिंग रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करेंगे, कैसे फंडिंग अपनी अरेंज करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे फ्रेंड्स। ओके, इन पर्टिकुलर गुड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS जो होता है फ्रेंड्स, जो अच्छा MIS होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। उसके बाद में क्रेडिट लिक्विडिटी कंट्रोल, एनालिसिस ऑफ नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट अंडर अल्टरनेटिव सिनारियो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड सोर्सेस, कंटिजेंट प्लानिंग आर क्रूशियल एलिमेंट फॉर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मैनेजमेंट एज एट फॉर अ बैंक एट एनी साइज आर स्कोप ऑफ ऑपरेशन। तो किसी भी साइज का बैंक हो, किसी भी स्कोप का उसका मतलब ऑपरेशन हो, कितना भी बड़ा मतलब जो है काम हो उसका, उसके बावजूद भी एक अच्छा MIS होना चाहिए, सेंट्रल लिक्विडिटी कंट्रोल होना चाहिए, उसके बाद में फंडिंग रिक्वायरमेंट जो है उसकी एनालिसिस अच्छे से होनी चाहिए। ओके, अल्टरनेट सिनारियो में अगर स्ट्रेस सिनारियो होगा तो कैसे होगा, फंड का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, फंडिंग सोर्स का जो डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, सिर्फ एक सोर्स से फंड अरेंज करने की ये नहीं बात होनी चाहिए, कई जगहों से हमें फंड मिल सकता है, ऐसी कोशिश करनी है। कंटिजेंट प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब अगर कंटिजेंट सिचुएशन है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो उस केस में हम कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें एक स्ट्रांग लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं एक स्ट्रांग लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। अब इसके बाद में आता है फ्रेंड्स आपका कि कौन कौन से स्टेप हैं लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो उसके पहले एक बार ये सरसरी तौर पर फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई बैंक जो है अपनी लायबिलिटी जब भी ड्यू पड़ती है और उसको जो है वो फुलफ़िल कर सके, जब जब भी कस्टमर आपके पास में FD मैच्योर होती है और पैसा मांगने आता है और अगर आप उसको दे पाते हैं तो लिक्विडिटी आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, और इस वजह से आप किसी भी एडवर्स सिचुएशन को डेवलप होने से बचा लेते हैं बैंक को। ओके, और इस केस में मान लीजिए अगर क्राइसिस जो है डेवलप हो रही किसी और जगह पर, बैंक में किसी और जगह पर डेवलप हो रही, जैसे कोई फ्रॉड अनकवर हो गया है, तो उस केस में अगर बैंक के पास में लिक्विडिटी होगी तभी वो इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएगा, अदरवाइज बैंक जो है दिवालिया भी हो सकता
है, ठीक है। तो वैसे तो लिक्विडिटी जो मैनेजमेंट है वो एक पर्टिकुलर बैंक का ही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन इसके जो असर हैं वो सिस्टम वाइड होता है, इसका रिपरकशन जो है पूरे सिस्टम वाइड होता है। अगर एक बैंक में लिक्विडिटी का क्रंच मचता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ए ने बी से, बी ने सी से पैसे लिए हुए हैं, अगर ए नहीं पैसे लौटाएगा तो बी भी नहीं लौटा पाएगा, और इस तरीके से पूरा पूरा सिस्टम ही क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए मतलब बैंक को चाहिए कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट और मेजरमेंट जो है ऑन गोइंग बेसिस पर तो करना ही करना है, और साथ ही साथ में ये भी देखते रहना है कि फंडिंग रिक्वायरमेंट को कैसे जो है वो क्राइसिस की सिचुएशन में अरेंज करेगा फ्रेंड्स। ओके, तो अब इन्हीं सभी वजहों से कई सारी चीज़ें हैं। एक अच्छा स्ट्रांग लिक्विडिटी मैनेजमेंट अगर किसी बैंक को करना है, चाहे वो छोटा बैंक हो चाहे बड़ा बैंक हो, तो उसको किन किन चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए। एक तो सेंट्रल लिक्विडिटी कंट्रोल होना चाहिए। फंडिंग रिक्वायरमेंट अल्टरनेट सिनारियो में उसकी एनालिसिस करनी चाहिए कि कैसे हम अरेंज करेंगे। जो फंडिंग सोर्सेस है, जहाँ जहाँ से पैसे मिलने हैं, वो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, केवल एक जगह पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कंटिजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए क्राइसिस मचती है तो हम पैसे लिक्विडिटी कहाँ से अरेंज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर अच्छा है, गुड MIS वगैरह यूज करेंगे तो हम एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। ओके, अब अगर लिक्विडिटी जो है रिस्क हो गया है, या कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए, तो पहली ज़रूरत होती है डेवलपिंग ए स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत होती है। फिर हम दूसरा काम करेंगे, टॉलरेंस लेवल और लिमिट सेट करेंगे लिक्विडिटी रिस्क की। टॉलरेंस लेवल मतलब होता है कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना सह पाएंगे। क्या हम 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन में सह पाएंगे? तो ये टॉलरेंस लेवल लिमिट सेट करेंगे। लिक्विडिटी रिस्क हम मैक्सिमम कितना झेल सकते हैं, तो ये चीज़ करेंगे। और तीसरा, मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। फिर सबसे लास्ट में हम करेंगे, मेजर करेंगे और मैनेज करेंगे लिक्विडिटी रिस्क को। तो अभी इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम ये देखेंगे, डेवलपिंग ए स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, मतलब हम स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए इसको। और ये अभी इस लेक्चर में भी पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत जो बचेगा शायद अगले लेक्चर में भी ये जाएगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है फ्रेंड्स। ओके, तो क्लियर हो गई ये बात कि कौन कौन से स्टेप हैं अगर आपको लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करना है। एक तो आप एक ऐसा स्ट्रक्चर मैनेज करिए, डेवलप करिए जो कि जो है लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज कर सके। दूसरा काम करिए, आप टॉलरेंस लेवल और लिमिट सेट करिए लिक्विडिटी रिस्क के लिए। तीसरा काम, आप उसे मेजर करिए और मैनेज करिए लिक्विडिटी रिस्क को। अब डेवलपिंग अ स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें स्ट्रक्चर डेवलप करना है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, डेवलपिंग ए स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क में sound liquidity risk management involves setting a strategy for bank, ensuring effective board and senior management oversight, as well as operating under a sound process for measuring, monitoring and controlling liquidity risk। तो sound liquidity risk management में क्या चीज़ ज़रूरी होती है? एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें बैंक क्या करेगा, इफेक्टिवली जो है वो बोर्ड, जो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो सीनियर मैनेजमेंट होंगे, वो नज़र रखेंगे किस पर? लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर, ठीक है। एज वेल एज ऑपरेटिंग अंडर अ साउंड प्रोसेस, और जो लिक्विडिटी को मेजर करने की, मॉनिटर करने की और कंट्रोल करने की जो टेक्निक है, वो बहुत ही साउंड तरीके से, अच्छे तरीके से काम करनी चाहिए। वर्चुअली एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और कमिटमेंट हैज इम्प्लीकेशन ऑफ बैंक लिक्विडिटी। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं या कोई कमिटमेंट होता है बैंक का, वो सभी जो है बैंक की लिक्विडिटी पर असर डालती हैं, इफेक्ट डालती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, मोर ओवर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलिक्विड एसेट्स इनटू मोर लिक्विड इज की एक्टिविटी ऑफ द बैंक। बैंक को अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है तो बैंक को क्या करना चाहिए, जो इलिक्विड एसेट हैं, ऐसे एसेट जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं, उनको लिक्विड एसेट में बदलने की कोशिश करते रहना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत रहती है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जिस एसेट को आप बेच नहीं पा रहे हैं, उस एसेट को अगर आप आसानी से बेच पाएंगे तो आपको आसानी से लिक्विडिटी या कैश मिल पाएगा फ्रेंड्स। ओके, 10 बैंक्स लिक्विडिटी पॉलिसी एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट अप्रोच शुड फॉर्म द की एलिमेंट ऑफ बैंक जनरल बिजनेस स्ट्रेटजी। तो बैंक की जो जनरल बिजनेस स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसका पार्ट होना चाहिए क्या? लिक्विडिटी पॉलिसी एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट अप्रोच। ओके, ये की एलिमेंट होना चाहिए फ्रेंड्स। जो बैंक की जो बिजनेस स्ट्रेटजी बनेगी, तो उसमें इंपॉर्टेंस आपको किसको देना होगा? लिक्विडिटी पॉलिसी को और लिक्विडिटी मैनेजमेंट अप्रोच को अच्छा खासा फोकस देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे। तो अगर किसी बैंक में लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करना है, तो पहली ज़रूरत ये होगी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो सीनियर मैनेजमेंट हैं, उनकी नज़र होनी चाहिए लिक्विडिटी रिस्क के ऊपर। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट पर पूरी तरह से उनकी निगाहें, मतलब नज़र होनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि क्या हम प्रॉब्लम में हैं, नहीं है, क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो
हम लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी रिस्क को जो भी प्रोसेस अपनाएंगे वो अच्छी प्रोसेस होनी चाहिए, वेल सेटअप प्रोसेस होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर ये बात है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी या फाइनेंशियल कमिटमेंट जो बैंक का होगा वो बैंक की लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है। मतलब अगर कोई कस्टमर 2 करोड़ रुपए हमारे बैंक से निकाल रहा है, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और इसका बैंक की लिक्विडिटी पर असर पड़ता है। भाई 2 करोड़ रुपए बैंक कस्टमर ने निकाल लिए, लिक्विडिटी घट गई। अगर हमने 10 करोड़ रुपए जो है किसी कस्टमर को लोन दे दिया, हमारी लिक्विडिटी घट गई। ओके, तो ये अब हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है बैंक की लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करता है फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पर अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इलिक्विड एसेट को लिक्विड एसेट में बदलने की कोशिश करनी होगी फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके से बैंक की जो बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, बैंक की एक बिजनेस स्ट्रेटजी जो होती है, जनरल बिजनेस स्ट्रेटजी, उसमें जो की एलिमेंट होगा वो क्या होगा, बैंक की लिक्विडिटी के लिए पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, बैंक लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करेगा, उसकी क्या अप्रोच रहेगी, ये इम्पॉर्टेंट जो है एलिमेंट होना चाहिए बैंक की जो स्ट्रेटजी है, ओवरऑल स्ट्रेटजी। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग अ बैंक्स मैनेजरियल अप्रोच टू फंडिंग एंड लिक्विडिटी ऑपरेशन एंड इट्स लिक्विडिटी प्लानिंग अंडर अल्टरनेटिव सिनारियो। तो अगर लिक्विडिटी मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना है अगर कि मतलब लिक्विडिटी मैनेजमेंट कैसे करेगा बैंक, इस बात को अगर आपको समझना है तो हम इसमें क्या होगा कि बैंक की मैनेजरियल अप्रोच कैसी है फंडिंग के लिए, इस बात को एग्जामिन करना पड़ेगा। साथ ही साथ में लिक्विडिटी ऑपरेशंस के लिए क्या अप्रोच है, लिक्विडिटी प्लानिंग कैसी है, अगर अल्टरनेट सिनारियोज आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज होंगे, स्ट्रेस सिनारियो होगा, नॉर्मल सिचुएशन होगी, तो उस केस में बैंक कैसे जो है प्लान किया हुआ है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। लिक्विडिटी मैनेजमेंट में अगर आपको समझना है कि बैंक कैसे लिक्विडिटी मैनेज करेगा, इस बात को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो बैंक को ज़रूरी होगा कि मैनेजरियल अप्रोच कैसी है बैंक की फंड को लेकर के, लिक्विडिटी ऑपरेशंस को लेकर के, और लिक्विडिटी प्लानिंग कैसी है अल्टरनेट सिनारियो के लिए, इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम बातें करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ कंक्रीट बात नहीं हो रही है, बस हम हाँ ये करेंगे वो करेंगे चल रहा है। लिक्विडिटी स्ट्रेटजी शुड बी सेट आउट द जनरल अप्रोच द बैंक विल हैव टू अडॉप्ट टू इम्प्रूव द लिक्विडिटी इंक्लूडिंग वेरियस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टारगेट्स। तो अब देखिए फिर से एक जर्नल से हमने बात की कि लिक्विडिटी स्ट्रेटजी हमें ऐसी बनानी होगी, ओके, कि ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टारगेट सेट करेंगे। क्वालिटेटिव का मतलब, क्वांटिटेटिव मतलब होता है जिसमें काउंटिंग हो, गिनती हो। क्वालिटेटिव मतलब अच्छा हमारा टारगेट मतलब हमारा जो लोन है, लोन हमने अगर दिया तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो क्वालिटेटिव हो गया। 10 करोड़ का लोन दिया है तो ये क्वांटिटेटिव हो गया। ओके, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टारगेट रखने होंगे, हमें एक अच्छी अप्रोच को अडॉप्ट करना होगा। लिक्विडिटी स्ट्रेटजी शुड सेट आउट द जनरल अप्रोच फॉर बैंक विल हैव टू अडॉप्ट। बैंक कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा, ठीक है, लिक्विडिटी के लिए कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करेगा, ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टारगेट भी अपने लिए सेट करते हैं। द स्ट्रेटजी शुड आल्सो एड्रेस द बैंक्स गोल ऑफ प्रोटेक्टिंग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एंड एबिलिटी टू विथस्टैंड स्ट्रेसफुल इवेंट इन द मार्केट प्लेस। तो स्ट्रेटजी जो है, अगर बैंक ने स्ट्रेटजी बनाई है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, तो वहाँ पर बैंक का जो गोल होता है, उद्देश्य होता है फाइनेंशियल स्टेटस मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन को प्रोटेक्ट करना, यानी बैंक की स्थिति को बनाए रखना। साथ ही साथ में अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, स्ट्रेसफुल कोई इवेंट होती है, बैंकरप्सी या कोई सिचुएशन आती है, इकोनॉमिक टर्मोइल होता है, अप्स डाउन्स होते हैं, रिसेशन आता है, तो उस केस में भी बैंक जो है मार्केट में बना रहे, खड़ा रहे, इसके लिए जो है स्ट्रेटजी बना करके रखनी होती है, ताकि बैंक, अगर बैंक के पास लिक्विडिटी होगी तो वो सर्वाइव कर लेगा फ्रेंड्स। ओके, तो इट शुड इनशिएट स्पेसिफिक पॉलिसीज। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट बताना चाहिए जो हमारी लिक्विडिटी की पॉलिसी हो, मतलब जो स्ट्रेटजी होगी उसमें स्पेशली ये बताना होना चाहिए कि पॉलिसीज ऑन पर्टिकुलर एसेट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट लाइक कंपोजिशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी, कितना एसेट होना चाहिए, कितना लाइबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में पॉलिसी होनी चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ क्युमुलेटिव गैप्स ओवर सर्टेन पीरियड, जो सर्टेन टाइम पीरियड में जो भी गैप हो रहा है एसेट और लाइबिलिटी के बीच में, ठीक है, उसका मेंटेनेंस कैसे हम करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, गैप को कम कैसे करेंगे। अप्रोच टू मैनेजिंग लिक्विडिटी इन डिफरेंट करेंसीज एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, कैसे क्या अप्रोच रहेगी हमारी लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में, हम कैसे यूएस डॉलर में कैसे डील करेंगे, यूरो में कैसे डील करेंगे, तो इसके लिए भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में
एक कंट्री के साथ कैसे डील करना है लिक्विडिटी को लेकर के, दूसरे के साथ कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। द स्ट्रेटजी ऑफ मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क शुड बी कम्युनिकेटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेटजी हमारी होगी वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट हो जानी चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। ओके, तो ये बात होगी। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, लेकिन समझ ले रहे हैं ताकि वैसे बहुत कम चांसेस हैं कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पुटअप करें, क्योंकि ये बहुत क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव ही है एक तरीके से, समझ लीजिए। ओके, तो देखिए अगर आपको लिक्विडिटी मैनेजमेंट को समझना है तो आपको किन चीज़ों को ध्यान देना होगा, आपको एग्जामिन करना होगा कि बैंक की मैनेजरियल अप्रोच कैसी है फंडिंग को लेकर के, लिक्विडिटी ऑपरेशंस को लेकर के, और इसकी लिक्विडिटी प्लानिंग कैसी, बैंक की लिक्विडिटी प्लानिंग क्या है अगर अल्टरनेट सिनारियोज डेवलप होते हैं उस केस में। ओके, इसके अलावा बैंक को अगर लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करना है, लिक्विडिटी को मैनेज करना है, तो उस केस में जनरल अप्रोच अपनानी होगी। ओके, और साथ ही साथ में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टारगेट सेट करके अपनी जो लिक्विडिटी की सिचुएशन है उसको इम्प्रूव भी करना होगा। ओके, इसके बाद में जो स्ट्रेटजी रहेगी लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए, उसमें बैंक के गोल को अचीव करने की कोशिश की जाएगी। बैंक का गोल क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को प्रोटेक्ट करके रखना, और साथ ही साथ में कोई अगर स्ट्रेसफुल इवेंट होती है मार्केट में तो भी हमें बने रहना होता है, ये भी बैंक की कोशिश होती है। उसके बाद में जो आप लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए जो भी आप पॉलिसीज़ बनाएंगे उसमें पर्टिकुलरली क्लियर कट बातें क्लियर होनी चाहिए कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट लाइक कंपोजिशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी, एसेट और लाइबिलिटी का कंपोजिशन कैसा रहेगा उसके बारे में खुल करके बात करनी होगी एक तरीके से। उसके बाद में सर्टेन टाइम पीरियड में जो एसेट और लाइबिलिटी के बीच में जो गैप है उसको कैसे मैनेज करेंगे ये भी एकदम क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ में डिफरेंट करेंसीज के लिए जो लिक्विडिटी मैनेज करनी है वो हम उसके लिए हमारी क्या अप्रोच रहेगी ये भी पता होना चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में हम लिक्विडिटी कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी बातें खुल करके क्लियर होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए, मतलब पॉलिसी में लिखा हुआ होना चाहिए, कहने मतलब है। स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क शुड बी कम्युनिकेटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लिक्विडिटी रिस्क को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में पता होना चाहिए। All the business unit within the bank that conduct the activities having an impact on liquidity should be fully aware of liquidity strategy and should operate under the approved policies and procedure। तो बिजनेस की जो भी यूनिट बैंक में काम कर रही हैं, जो एक्टिविटी कंडक्ट करती हैं, वो अगर उनकी बात कर रहे हैं जो लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करती हैं, जैसे हम सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में पैसा लेते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लेते हैं, लोन में पैसा देते हैं, तो ये लोग जो ऐसी यूनिट्स जो मतलब जिनका काम ऐसा है जो कि लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करता है, यानी पैसा आता है या पैसा जाता है, अगर ऐसी जो लोग हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, जो यूनिट्स हैं, उनको अच्छे से जो है अवेयरनेस होनी चाहिए किसकी, लिक्विडिटी स्ट्रेटजी की। हमारी बैंक की लिक्विडिटी स्ट्रेटजी क्या है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और ये लोग जो है अप्रूव्ड पॉलिसी और प्रोसीजर के तहत काम करने चाहिए, अपने मन से नहीं काम करना है इनको। जो भी गाइडलाइन सेट की गई है, एक्सपोजर के नाम बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। द बोर्ड शुड मॉनिटर द परफॉर्मेंस एंड लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल ऑफ बैंक। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, बोर्ड होता है फ्रेंड्स, उसका काम होगा कि वो मॉनिटर करे लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल जो बैंक की है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसको मॉनिटर करेगा। पीरियडिकली रिव्यू इन्फॉर्मेशन दैट इज टाइमली एंड sufficiently detailed to allow them to understand and assess the liquidity risk facing the bank's key portfolio and bank as a whole। तो बैंक को क्या करना है फ्रेंड्स, मॉनिटर करेगा परफॉर्मेंस को और लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल को बैंक की कैसी है उसको बोर्ड को मॉनिटर करते रहना होगा। साथ ही साथ में पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, इस चीज़ का पीरियोडिक रिव्यू होगा, यानी हर क्वार्टर में कर दिया, हर 3 महीने पे, हर 2 महीने पे, हर महीने हमने रिव्यू करना होगा उसका कि जो भी लिक्विडिटी की पोजीशन है वो कैसी चल रही है। एसेस करेंगे कि हम लिक्विडिटी रिस्क जो बैंक फेस कर रहा है की पोर्टफोलियोज में वो कितना जो है किस लेवल तक है, हमें क्या करना होगा ताकि जो है लिक्विडिटी रिस्क को हम बैंक में बढ़ने से या फिर लिक्विडिटी क्रंच को हम बचा सकें। द बैंक शुड हैव लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इन प्लेस टू एग्जीक्यूट इफेक्टिवली द लिक्विडिटी स्ट्रेटजी पॉलिसी एंड प्रोसीजर। तो बैंक को जो है अगर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है लिक्विडिटी स्ट्रेटजी, पॉलिसी और प्रोसीजर को अगर फॉलो करवाना है तो बैंक के पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बना हुआ होना चाहिए, यानी लिक्विडिटी के बारे में क्लियर व्यू होना चाहिए बैंक का, कुल मिलाकर के ये है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द ओवरऑल लिक्विडिटी ऑफ बैंक शुड बी प्लेस्ड विथ अ स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड ग्रुप विद इन द बैंक। ठीक है, तो ओवरऑल लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए जो जिम्मेदारी होगी वो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड ग्रुप को असाइन होनी चाहिए, ताकि उनकी जिम्मेदारी होगी कि ओवरऑल लिक्विडिटी को वो बैंक की मैनेज करके रखें। ओके, वो एक स्पेसिफिक ग्रुप बना दिया जाएगा।
दिस माइट बी इन द फॉर्म ऑफ ALM कमेटी, ठीक है। तो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट जो कमेटी होती है फ्रेंड्स, चाहे उसको ही जिम्मेदारी आप दे दीजिए कि आपका काम है ओवरऑल लिक्विडिटी को मैनेज करना, या फिर जो है आप ये जिम्मेदारी चाहे ALM ग्रुप को दे दीजिए, ट्रेजरी वाले को, ट्रेजरी डिपार्टमेंट को दे दीजिए, या रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को दे दीजिए, ताकि किसी एक डिपार्टमेंट को आपको ये सौंप देना होगा कि भैया आपको ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ओवरऑल लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने की फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर ये बात इतनी क्लियर हो जाती है फ्रेंड्स हमको कि जो भी लिक्विडिटी ऐसी यूनिट्स जो कि लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करती हैं, बैंक के कैश घटाती या बढ़ाती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, उन बिजनेस यूनिट्स को हमारी लिक्विडिटी स्ट्रेटजी के बारे में फुल्ली अवेयरनेस होनी चाहिए, और उन्हें जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव्ड पॉलिसी और प्रोसीजर है उसी के तहत काम करना चाहिए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको मॉनिटर करना चाहिए हमारी लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल को बैंक की, और साथ ही साथ उसका पीरियडिक रिव्यू करते रहना चाहिए। ओके, और बैंक जो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बना करके रखे, हर एक बैंक को चाहिए कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बना के रखे, ताकि इफेक्टिवली जो है लिक्विडिटी स्ट्रेटजी, पॉलिसी और प्रोसीजर को अप्लाई किया जा सके। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द ओवरऑल लिक्विडिटी स्पेसिफिक ग्रुप, अब ये कहना है कि जो ओवरऑल अगर लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने की जो जिम्मेदारी है वो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को दे देनी चाहिए, चाहे वो ALM ग्रुप को आपको दे दीजिए जिसमें सीनियर मैनेजमेंट होना चाहिए, सीनियर मैनेजमेंट के लोग होने चाहिए, या फिर ट्रेजरी को ये फंक्शन, ट्रेजरी को दे दीजिए कि आपको लिक्विडिटी मैनेज करनी है, या रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को भी आप ये काम सौंप सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये इतनी बात यहाँ पर हमें क्लियर हो जाती है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर जो पढ़ाया है वो ये चीज़ पढ़ाई हुई है कि किसी भी बैंक में अगर आपको लिक्विडिटी को मैनेज करना है तो 3 स्टेप हैं: डेवलपिंग ए स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, सेटिंग टॉलरेंस लेवल एंड लिमिट, और तीसरा है मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी। इसमें से हमने पहला वाला टॉपिक अभी पढ़ा है, कुछ बातें इसमें अभी बची हुई हैं, उसको अगले लेक्चर में देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, अभी पहला वाला ही टॉपिक चल रहा है। थैंक यू।